नमस्ते बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में जैव विकास पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास के सिद्धांत में दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग लैमार्कवाद के बारे में पढ़े थे और दूसरा जो है डार्विनवाद है। तो ये विकासविद हैं, विकास के परिप्रेक्ष्य में ये वैज्ञानिक हैं। तो डार्विनवाद, डार्विनवाद, देखिए इनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की सरल एवं अच्छे ढंग से व्याख्या की। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की वैज्ञानिक दृष्टि से सरल और निश्चित क्रम में व्यवस्थित ढंग से व्याख्या की है, अच्छे ढंग से। इन्होंने 1837 ईस्वी में 18 वर्ष जब 28 वर्ष के थे, 1837 ईस्वी में जब ये 28 वर्ष की आयु के थे, तभी ने इन्होंने ब्रिटिश जहाज बीगल एक लड़ाकू विमान था, बीगल नामक ब्रिटिश जहाज के द्वारा पूरे विश्व का भ्रमण किया। उससे पूरे विश्व संसार का भ्रमण किया और जगह जगह से विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का संग्रह किया, उनको लाए, एकत्रित किए और उनकी विभिन्नताओं और समानताओं के आधार पर देखे। कुछ विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती हैं और इससे नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों, डार्विन ने 1859 में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति का विकास नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति का विकास नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में जो पौधों और जंतुओं का संग्रह किए थे, उसके समानताओं, विषमताओं और उसकी विभिन्नताओं जो वंशागत होती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती थी, उनका उल्लेख किया है। डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक चयनवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, इसके जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में हम लोग क्रमबद्ध रूप से एक एक करके पढ़ा जाएगा। बच्चों, सबसे पहला है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, ओवर प्रोडक्शन, अत्यधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता। कोई भी जीव जितना चाहे उतना संतान उत्पन्न कर सकता है। जैसे समुद्र में सीपियां, यूनियो जो होती हैं, एक वर्ष में 60 लाख अंडे देती हैं। एस्केरिस जो है, पेट का केचुआ, ये 27 लाख अंडे देता है। और हाथी जो होते हैं 750 वर्ष में 19 लाख इससे हाथियां बन जाएंगी। अब बताइए, ये 60 लाख सीपियां यदि अंडे से सीपियां बन जाए तो समुद्र में इनके रहने के लिए आवास नहीं रह जाएगा। यदि एस्केरिस, इतने एस्केरिस बन जाए तो उनके रहने के लिए हैबिटाट नहीं रह जाएगा। और ये 750 वर्ष में 19 लाख हाथियां हो जाए तो इनकी संख्या अधिक हो जाएगी। क्योंकि वास स्थान, हैबिटाट, स्वभाव के लिए जो स्थान है, हैबिटाट है, प्लेस है, जगह है, वो स्थिर है, उसकी बढ़नी नहीं है मात्रा, उसका प्रोलांग होना नहीं है। तो उनके रहने के लिए आवास, हैबिटाट क्या पड़ेंगे, कब पड़ जाएंगे, तो अधिकतम संतान उत्पन्न करने नेचर उसको बैलेंस करती है, पूरे को जीवित नहीं रहने देती है। तो दूसरा आता है जीवन संघर्ष। बच्चों, जब किसी जीव की अधिक से अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं ओवर प्रोडक्शन के कारण, तो उनमें जीवन संघर्ष होता है। भोजन के लिए, वास के लिए, स्वास्थ्य के लिए संघर्ष होते हैं और उस संघर्ष में अधिकांश जीव भोजन के बगैर नष्ट हो जाते हैं।
अधिकांश को रहने के लिए वास स्थान नहीं मिलता है तो नष्ट हो जाते हैं, और कुछ स्वास्थ्य के कारण, हेल्थ डिजीज के कारण नष्ट हो जाते हैं, अर्थात सभी जीवित नहीं रहते, उसमें जीवन संघर्ष के कारण अधिक से अधिक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर तीसरा इसका तथ्य है प्राकृतिक वरण। नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वरण क्या है? जो जीव बदलते हुए वातावरण, जिस वातावरण में रहते हैं, एनवायरनमेंट में, उसके प्रति यदि एडाप्टेड हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, अपने में बदलाव परिवर्तन लाते हैं तो जीवित रहते हैं, और जो परिवर्तन नहीं लाते हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक वर्ण, नेचर जो एडाप्टेड होते हैं उनको सेलेक्ट करती है और वो आगे उनका सर्वाइवल होता है। इसी को प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अगला है विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। बच्चों, वेरिएशन, कोई भी जीव एक ही जात के क्यों न सभी सदस्य हो, उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यही विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती हैं, और इसमें से कुछ विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं, अर्थात कुछ विभिन्नताएं जन्मिक हो जाती हैं। आनुवंशिकता और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होकर के ये ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज में भाग लेती हैं और नए नए विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास होता है। और वातावरण के प्रति अनुकूलन, एडाप्टेशन टू इन्वायरमेंट। बच्चों, कोई भी जीव जिस वातावरण में वास करता है, रहता है, उस वातावरण के प्रति अपने को बना लेता है, एडाप्टेड कर लेता है और वो जीवित रहता है। और जो उस बदलते हुए वातावरण या अपने हैबिटाट, वास स्थान के इन्वायरमेंट में अपने को ढाल नहीं पाता है, वो नष्ट हो जाता है, उसको रहने की अनुमति नहीं मिलती है। इसी को एडाप्टेशन टू द इन्वायरमेंट, वातावरण के प्रति अनुकूलन कहते हैं। अब जो अनुकूलित होते हैं, जो एडाप्टेड रहते हैं, वो जीवित रहते हैं और नई जातियों की उत्पत्ति, अब जो जीवित जो बच गए हैं उनमें नई जातियों की एबिलिटी वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से, अपने पैतृक लक्षणों वाले जीवों से कुछ अलग हो जाते हैं। प्राकृतिक वर्ण के आधार पर नई जातियों का बनना ही डार्विनवाद का मुख्य उद्देश्य है। प्राकृतिक वर्ण के द्वारा नई जातियों का बनना ही प्राकृतिक उद्देश्य है। जैसे चीता हुए, शेर हुए, ये सब एक ही जीनस के हैं, लेकिन इनमें काफी भिन्नता पाई जाती है, जिससे इनके वृद्धि और विकास से विभिन्नताएं संग्रह होती गईं और नई जातियों की उत्पत्ति हुई। ये मुख्य उद्देश्य है कि नई जातियों का बनना प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा नई जातियों का बनना ही डार्विनवाद का मुख्य उद्देश्य है। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ये रहा बच्चों डार्विनवाद जो हम लोग पढ़े। जैसे लैमार्कवाद के कुछ आधार पढ़े, उस डार्विनवाद के 6 बिंदु आधार हैं। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, एडाप्टेशन टू द एनवायरनमेंट एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म। इस तरह से डार्विनवाद ये मुख्य बिंदु हैं। याद रखेंगे इनकी पुस्तक प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का विकास है और इसके सिद्धांत को प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं, नेचुरल
थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब आता है बच्चों वायलेस चार्ट एक है। डार्विन नामक वैज्ञानिक और वायलेस नामक वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्णन पर एक साथ मिलकर कार्य किए और इसमें वायलेस नामक वैज्ञानिक ने डार्विनवाद के ही तथ्यों के रूप में कार्य किए और उनके संग्रह एक चार्ट के रूप में है जिसको वायलेस चार्ट के नाम से जाना जाता है। जो आप देख रहे हैं कि ओवर प्रोडक्शन, अधिक संतान उत्पत्ति और कॉन्स्टेंसी ऑफ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों की संख्या में स्थिरता और अधिक संतान उत्पन्न के कारण स्ट्रगल ऑफ लाइफ, उस जीव के जीवन में संघर्ष होता है। कॉन्स्टेंसी ऑफ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्थिरता को बनाए रखने के लिए उनमें जीवन संघर्ष होता है। कितना हो अधिक संख्या हो जाए जीवों की, उसमें एक निश्चित क्रम है कि इतनी संख्या ही इनकी एडाप्टेड रह सकती है, उतना रखने के लिए उसमें संघर्ष होता है और कुछ डिस्ट्रॉय होते हैं। स्ट्रगल ऑफ लाइफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ वायलेस चार्ट। दूसरा स्ट्रगल फॉर लाइफ और वेरिएशन एंड हेरिडिटी, जीवन संघर्ष, विभिन्नता और हेरिडिटी दोनों के कारण नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णन का आधार प्राप्त होता है। जो स्ट्रगल फॉर लाइफ, जीवन संघर्ष में बचते हैं, उनमें अपने पेरेंट्स से कुछ वेरिएशन, विभिन्नता आती है और वही विभिन्नताएं एक संग्रह होकर, एकत्रित होकर आनुवंशिकता का रूप धारण कर लेती हैं। आनुवंशिक लक्षण के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं। इसी को वेरिएशन एंड हेरिडिटी, इन दोनों को ही नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन जब होता है तो चेंजेज इन एनवायरनमेंट, जिस जीव को नेचर सेलेक्ट करती है, अर्थात जो जीव उस एनवायरनमेंट के प्रति एडाप्टेड हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, जो जीव जिस वातावरण में रहता है उसके प्रति अनुकूलित हो जाता है, तो नेचर उसको ले लेती है, सेलेक्ट कर लेती है और सेलेक्ट करती है तो उसमें अपने पेरेंट्स से काफ़ी वेरिएशंस, विभिन्नताएं होती हैं और उसके कारण इन्वायरमेंट में बहुत से परिवर्तन, चेंजेज पाए जाते हैं उसके वातावरण में। इसी को नेचुरल सिलेक्शन एंड चेंज इन इन्वायरमेंट, और ऐसा होने से चेंजेज इन इन्वायरमेंट, वातावरण में ये बच्चों परिवर्तन होने के कारण ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई जातियों का विकास होता है। ये मुख्य बिंदु रहे स्ट्रगल ऑफ लाइफ, नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, वायलेस चार्ट के। अब बच्चों लैमार्कवाद की तरह डार्विनवाद के भी कुछ कमियां, आपत्तियां रहीं। उस आपत्तियों में कुछ आपत्तियां आपको बता रहे हैं। जैसे डार्विनवाद ने सोमैटिक कायिक कोशिकाओं और जन्य कोशिकाओं के लक्षणों में कोई भेद नहीं बताया, अर्थात सोमैटिक सेल और जर्म प्लाज्म में अंतर नहीं स्पष्ट किया। इन्होंने संयोजी कड़ियों, कनेक्टिंग लिंक, संयोजी कड़ियों के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं बताया। इन्होंने अवशेषी अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग के बारे में नहीं बताया कि अवशेषी अंग जिनका अधिक प्रयोग हुआ वो कार्य कर रहे हैं तथा जिनका कम प्रयोग हुआ वो नष्ट हो गए। डार्विनवाद बच्चों समर्थ के जीवत, नेचुरल सिलेक्शन के जीवत की व्याख्या करता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। समर्थ के जीवत की व्याख्या करता है, लेकिन समर्थ के उत्पत्ति, नेचुरल सिलेक्शन की ओरिजिन के बारे में कोई व्याख्या नहीं करता है। अर्थात डार्विन नामक वैज्ञानिक ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ डार्विनवाद रचनाओं की उत्पत्ति
पर तो ध्यान देता है, लेकिन उसकी अतिवृद्धि, रचनाओं पर की अतिवृद्धि पर ध्यान नहीं देता है। अर्थात लास्ट पॉइंट इसका है रचनाओं की उत्पत्ति और अतिवृद्धि की व्याख्या नहीं करता। जैसे 12 सिंहों का उदाहरण है बच्चों, ये आयरलैंड के 12 सिंह हैं कि सिंह इतनी अधिक संख्या में वृद्धि करती गई, वो पेड़ों में, झाड़ियों में सिंह उलझ जाती थी और उनके नष्टीकरण का कारण बने। इसी तरह से स्विट्जरलैंड के जो चीते थे, स्विट्जरलैंड के चीते के दांतों में इतनी वृद्धि हुई, दांत इतने बड़े हो गए, जो कि उसके विकास के क्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी वो अनुपयोगी सिद्ध हुए, अर्थात उसके नष्ट का कारण बने, तो धीरे धीरे वो दांत ह्रास हुए। इस तरह से डार्विनवाद संयोजी कड़ियों पर ध्यान नहीं देता है, अवशेषी अंगों पर ध्यान नहीं देता है, कायिक और जनिक विभिन्नताओं में भेद नहीं करता है, समर्थ के जीवत्व की व्याख्या करता है, लेकिन इसके उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास के सिद्धांत में ये डार्विनवाद को आज हम लोग समाप्त कर दिए। तो लैमार्कवाद और डार्विनवाद दोनों को आप दोनों वीडियो में अच्छे से पढ़ लेंगे। अंतर भी पूछता है कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद में क्या अंतर है, इसको समझाइए। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में डार्विनिज्म को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिए। जो बच्चे नए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, लिंक में जाकर लिंक के प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके पढ़कर नोट्स अवश्य तैयार कर लें। थैंक यू।